प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रीपोजिशंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, भाषा में आने वाले ऐसे शब्द जो डायरेक्ट हमें संबंधों के बारे में सूचना देते हैं। यानी प्रीपोजिशंस आर रिलेशन शोइंग वर्ड्स। एक नाउन किसी दूसरे नाउन से कैसे संबंधित है, कैसे जुड़ा हुआ है, यह बात हमें प्रीपोजिशन से पता चलती है। जैसे एक पेन है और एक टेबल है, और दोनों में क्या संबंध है वो ऑन से पता चलेगा। द पेन इज़ ऑन द टेबल हमें कहना होगा, तो पेन एक नाउन है और टेबल भी एक नाउन है। लेकिन इन दोनों में किस शब्द की वजह से संबंध स्थापित हो रहा है, वो शब्द है ऑन। तो ऐसे तमाम शब्द जो संबंधों को सूचित करते हैं, संबंधों को दिखाते हैं, उन्हें हम संबंध सूचक यानी इंग्लिश में प्रीपोजिशंस के नाम से जानते हैं। और प्रीपोजिशंस का भाषा में बहुत ही अधिक महत्व है, और प्रीपोजिशंस की सही जानकारी नहीं होने के कारण अगर हम गेस करते हैं तो कई बार प्रीपोजिशंस के गलत यूज़ से गलत मीनिंग भी निकल सकता है। क्योंकि एक प्रीपोजिशन का अनेक मीनिंग भी होता है। एक प्रीपोजिशन का अनेक स्थितियों में अनेक मीनिंग भी निकल सकता है। इसलिए यह एक दिखने में बहुत सामान्य परंतु बहुत ही पेचीदा विषय है, कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इसको प्रैक्टिस करके भी सीखना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको मैं कुछ मुख्य प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल और उनसे जुड़े कुछ कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं और जिनको इनकी अच्छी समझ है, उनकी भाषा पे पकड़ अच्छी है, और जिनकी पकड़ कमज़ोर है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक है, उनको हेजिटेशन भी होता है और लिखने पढ़ने में भी बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कॉमन प्रीपोजिशन से। जैसे हम सब ने अपने पढ़ने, लिखने और बोलने के क्रम में इन, ऑन, विथ, फॉर, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अमंग, बीनीथ, अंडर, एबव, इस तरीके के डिस्पाइट ऑफ, इस तरीके कई प्रीपोजिशंस से हमारा पाला पड़ा है। हमने अपने अध्ययन के सफ़र में ऐसे कई शब्द देखे हैं जिनका अच्छा खासा महत्व है, और बिना उसके हमारा जो लैंग्वेज है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण, हालांकि सारे प्रीपोजिशंस को डील कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ मैं कोशिश करूंगा जो भी महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, हम उस पर प्रकाश डालेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन और ऑन से। तो इन का मतलब में होता है हिंदी में। द पेन इज़ इन माई पॉकेट, यानी पेन मेरे पॉकेट के अंदर है। जब यह अंदर है और स्थिर है तो इन, लेकिन इनटू भी एक दूसरा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब भी यही होता है। इनटू का मतलब भी में होता है। तो हिंदी में तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इन और इनटू के प्रयोग में बहुत अंतर है। जैसे कोई सामान स्थिर है और अंदर है तो इन, लेकिन कोई सामान अगर मोशन में है तो इनटू का प्रयोग करना होगा। इनटू शोज मोशन।
whereas in shows steadiness। अच्छा, अब दूसरा आता है फॉर। फॉर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए, लेकिन इस फॉर को हम कंजंक्शन टॉपिक के अंदर भी पढ़ते हैं, जो फॉर प्रीपोजिशन की तरह जाना जाता है। उसका कभी कभी प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी होता है, और यह एक कन्फ्यूज़न का विषय बन जाता है। तो खैर, कंजंक्शन टॉपिक में जा कर के आप फॉर के प्रयोग को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ फॉर का मीनिंग होगा के लिए। जैसे दिस इज़ नॉट फॉर वुमेन, यह महिलाओं के लिए नहीं है, तो इसमें फॉर के लिए का मीनिंग लाया। अच्छा, कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, जैसे एट और इन। तो इन और एट का प्रयोग प्लेस के रेफरेंस में किया जाता है। अगर कोई बड़ी जगह है, जैसे आई लिव इन इंडिया कहना होगा, आई लिव एट पटना इन इंडिया, क्योंकि पटना में और भारत में, तो दोनों में बड़ा है भारत और पटना उसमें आता है, छोटा है। तो छोटे जगह के लिए एट और बड़े जगह के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। अब एट का प्रयोग डायरेक्शन को शो करने के लिए भी किया जाता है। जैसे लुक एट मी, मतलब इस ओर देखो, किसी और, यानी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग निश्चित समय को दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे प्लेस रेफरेंस में एट लगा डायरेक्शन दिखाने के लिए, वैसे ही एट अब टाइम रेफरेंस में निश्चित समय को भी दिखा सकता है। अब बिटवीन और एमंग में भी अंतर है, ये दोनों भी प्रीपोजिशंस हैं। बिटवीन दो लोगों के बीच और एमंग दो से अधिक लोगों के बीच, लेकिन इन दोनों प्रीपोजिशंस का हिंदी मीनिंग तो के बीच ही है। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, बिहाइंड यानी किसी चीज़ के पीछे, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, ये सब कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जिनका हिंदी मीनिंग हम जानते ही हैं। डिस्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का भी यही मीनिंग है, और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी हो सकते हैं। जैसे अंडर भी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के नीचे। अगर बिल्ली टेबल के नीचे है तो आप अंडर कहेंगे। अगर वो इसके ऊपर बैठी है, अगर सरफेस टच में है तो ऑन कहेंगे। तो बिल्ली टेबल के ऊपर है तो सरफेस टच में है। लेकिन अगर बिल्ली या कोई दूसरी भी चीज़ जो टेबल के ऊपर तो है, जैसे पंखा टेबल के ऊपर तो है, लेकिन वो सरफेस टच में नहीं है, तो फिर ऑन नहीं होगा। उस जगह पर आपको एबव का प्रयोग करना होगा। अगर हाइट बहुत अधिक है तो यानी बहुत दूर है लेकिन ऊपर है, जैसे एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के लिए आपको एबव का प्रयोग करना पड़ेगा। द हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग एबव माई हेड, यानी कि ग्रेट डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए, मतलब तीनों का मतलब तो ऊपर ही है। ऑन मतलब भी ऊपर, और एबव मतलब भी ऊपर, और तो दोनों प्रीपोजिशंस का मतलब तो एक ही है, लेकिन इसके प्रयोग में थोड़ा अंतर है। तीनों प्रीपोजिशंस ऑन, ओवर और एबव, तीनों का हिंदी मीनिंग तो एक ही है, ऊपर, लेकिन तीनों में अंतर है। अगर दो चीज़ें सरफेस टच में हैं तो ऑन सही है, और दो चीज़ें सरफेस टच में नहीं है तो हमको देखना होगा कि अगर हाइट कम है दोनों के बीच में,
दूरी कम है दोनों के बीच में तो ओवर सही प्रीपोजिशन है। जैसे पंखा सिर के ऊपर है तो ओवर का प्रयोग सही है। लेकिन हेलीकॉप्टर हमारे सर के ऊपर है तो वो तो ग्रेट हाइट पे है, इसलिए एबव का प्रयोग सही है। अब इसी तरीके से अप और डाउन भी प्रीपोजिशंस हैं। जैसे अप मतलब किसी चीज़ के लेवल का ऊपर होना, किसी चीज़ के स्तर का ऊपर होना, यानी अप और स्तर का नीचे होना डाउन। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। सिंस और फॉर भी प्रीपोजिशंस की लिस्ट में है। सिंस और फॉर दोनों ही का मतलब होता है से, यानी 2 वर्षों से वह बीमार है तो से। फ्रॉम का मतलब भी होता है से। लेकिन जब टाइम रेफरेंस की बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जब टाइम रेफरेंस शो करने की बात आती है तो फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है। यही मीनिंग कहने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। लेकिन बाकी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग नहीं बल्कि सिंस और फॉर का प्रयोग होता है और मीनिंग सेम निकलता है, से का ही मीनिंग निकलता है। तो लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए है। जैसे 4 वर्ड्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। 2004 से वह नौकरी में है तो 2004 एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, जबकि वह 4 वर्षों से नौकरी में है, यह पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे अभी भी प्रीपोजिशंस जो मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस आएंगे। इन सब को आपको प्रैक्टिस के द्वारा सीखना होगा और आप प्रैक्टिस कर लें तो इनके उत्तर मैं आपको करवा सकता हूँ, एक इनके आंसर्स का एक वीडियो अपलोड करके, या फिर आप किसी जानकार व्यक्ति से आप अपना करेक्शन वर्क करवा लीजिए और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप अपने कमेंट्स में बात कर सकते हैं, आप अपना संदेश भेज सकते हैं। मैं उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अपना वीडियो कंप्लीट करने से पहले, आज का सेशन कंप्लीट करने से पहले एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि प्रीपोजिशंस अगर वर्ब के साथ मिलके, अगर वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं तो ये एक मामूली प्रीपोजिशन नहीं रह जाते। इन प्रीपोजिशंस का अपना मीनिंग खो जाता है और इनका एक दूसरा ही मीनिंग, इनका अपना एक खास मीनिंग निकल के आता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसमें एक वर्ब हो और उसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स्ड ऑर्डर में जुड़ा हुआ हो, जैसे ब्रेक इनटू, ब्रेक वर्ब है और इनटू प्रीपोजिशन है, तो ब्रेक इनटू का मीनिंग शाब्दिक अर्थों के आधार पर गलत निकल जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ता है तो वो एक फ्रेजल वर्ब बना देता है और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग एक खास मीनिंग निकलता है जिसको बिना पढ़े, बिना उनसे परिचय किए आप गेस करके उनका मीनिंग पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब्स के लिस्ट को भी थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारी भाषा में इस्तेमाल होते हैं और कई बार हमें उनका ज्ञान नहीं होने के कारण हम मीनिंग में फंस जाते हैं। तो आप फ्रेजल वर्ब्स को भी पढ़िए और प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस करके जो प्रॉब्लम्स आता है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उन सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को डिस्कस करूंगा आपके लिए
एक दूसरे नए वीडियो में। और तब तक आप पढ़ते रहिए और बताइएगा।